नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले पेश है आज का बुलेटिन। गाजियाबाद में सिहानी गेट फ्लाईओवर पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा। यहां तेज गति से आ रही एक कार रेलिंग तोड़ते हुए फ्लाईओवर से नीचे आ गिरी। गनीमत ये रही कि कोई आदमी इसकी चपेट में नहीं आया। कार का चालक घायल है। सिहानी गेट फ्लाईओवर पर गुजर रही एक तेज गति की कार अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। जिस जगह ये कार गिरी वहां पर कोई दूसरा वाहन या आदमी नहीं था, इसलिए एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। कार के परखच्चे उड़ने के बावजूद गाड़ी चला रहे युवक को ज़्यादा चोट नहीं आई है। हादसे की सूचना मिलते ही सिहानी गेट थाना प्रभारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और राहत और बचाव कार्य किया। कार पुल के नीचे कैसे गिरी, इस मामले की पुलिस जाँच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद नगर निगम के माली आज दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। नगर निगम के किसी जोन में किसी माली ने काम नहीं किया। साइंफोन में उनका धरना आज भी जारी रहा। मालियों ने नगर आयुक्त से हस्तक्षेप करने की मांग की है। एक दर्जन कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के विरोध में नगर निगम के मालियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। मालियों ने नगर निगम के सभी 5 जोन एरिया में कामकाज ठप रखा और साइंफोन में धरना दिया। साइंफोन में कई सौ की संख्या में माली एकत्र हो गए और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। उद्यान कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जगतराज अनुरागी ने बताया कि सीएलसी के माध्यम से नगर निगम में नौकरी पर रखे गए 1 दर्जन मालियों को हटा दिया गया है। उनकी मांग है कि नगर निगम सीएलसी की नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को वापस ले। इस मामले में नगर आयुक्त नितिन गौड़ से हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद में अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र चला रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उस पर अपहरण, मारपीट, जान से मारने के प्रयास के आरोप हैं। आरोपी का नाम गौरव त्यागी है और राजनगर रेजिडेंसी का रहने वाला है। विगत दिनों थाना क्षेत्र मधुबन बाबूधाम में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उसके भाई कमल सिंह राणा को एक अवैध नशा मुक्ति केंद्र में जबरन तरीके से दाखिल कराया गया है तथा उसे वहां बंधक बना के रखा गया है। उक्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के क्रम में इस तथ्य की पुष्टि हुई कि उक्त नशा मुक्ति केंद्र पूरी तरह से अवैध रूप से संचालित था। संबंधित विभाग द्वारा इसके संबंध में कोई भी अनुमति नहीं प्राप्त की गई थी तथा न ही उनके पास आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध थे। इस पूरे उसके आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर उक्त अवैध नशा मुक्ति केंद्र के संचालक गौरव त्यागी को थाना क्षेत्र मधुबन बाबूधाम की पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा सुसंगत धाराओं में उनका चालान किया जा रहा है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। शालीमार गार्डन में साप्ताहिक बाजार लगाने का मामला गंभीर होता जा रहा है। अब स्थानीय निवासी इस बाजार के विरोध में उतर आए हैं। लोगों ने डीएम को दिए ज्ञापन में कहा है कि साप्ताहिक बाजार लगने से उस इलाके में अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं। शालीमार गार्डन में रविवार बाजार नहीं लगेगा। शालीमार गार्डन सी ब्लॉक के निवासियों ने क्षेत्र में लगने वाले साप्ताहिक बाजार का विरोध किया है। मामले की शिकायत लेकर डीएम से मिलने पहुंचे लोगों ने बताया कि पहले रविवार को यह बाजार जनकपुरी के अंदर लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे सी ब्लॉक शालीमार गार्डन तक आ गया है। सड़क के बीचों बीच रेहड़ी पट्टी लगा दी जाती हैं, जिससे बाइक और पैदल चलने वालों को भी दिक्कत होती है। बाजार लगने के लिए रात में ही तक डाल देते हैं, जिससे लोगों को दिक्कत होती है। हालात इतने बदहाल हो जाते हैं कि आपात स्थिति में एम्बुलेंस तक नहीं निकल पाती। स्थानीय लोगों ने कहा कि सही तरीके से रेहड़ी लगाने को कहा जाता है तो दुकानदार गाली गलौज करते हैं। यहाँ चोरी की गतिविधियां भी बढ़ जाती हैं। लोगों ने कहा कि बाजार लगने के कारण बड़ी संख्या में उनको अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों ने डीएम से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। प्रधानाचार्य द्वारा छात्राओं से अश्लीलता करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि प्रधानाचार्य आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इसलिए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभिभावकों ने स्थानीय विधायक से भी मुलाकात की। बम्बेहटा स्थित किसान आदर्श स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा की गई छात्राओं के साथ अश्लीलता का मामला राजनीतिक मोड़ ले चुका है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रधानाचार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। अभिभावकों का आरोप है कि संघ के पदाधिकारियों के हस्तक्षेप की वजह से गंभीर धाराओं में मुकदमा उनके खिलाफ करा दिया गया है।
जबकि आरोपी प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभिभावकों का एक प्रतिनिधिमंडल आज विधायक अजितपाल त्यागी से भी मिला। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में जिला कमेटी ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार पर कई योजनाओं में भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। ऐसे मामलों की न्यायिक जांच की मांग की गई है। भ्रष्टाचार का एक ही काम केजरीवाल, केजरीवाल। भ्रष्टाचार का एक ही काम केजरीवाल, केजरीवाल। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। भारत की राजनीति में इस समय दो गठबंधन काम कर रहे हैं। एक है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे एनडीए कहते हैं, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसकी उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार है। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन, जिसे इंडिया नाम दिया गया है। इसमें कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तीसरे गठबंधन, एक तीसरे गुट की आवाज़ सुनाई देने लगी है। अब तक एनडीए में 38 और इंडिया में 26 दल शामिल हैं। एक प्रयास ये हुआ है कि जो ना एनडीए में है और ना इंडिया में है, ऐसे राजनीतिक दलों को साथ लाकर उत्तर प्रदेश में राजनीति में तीसरा मोर्चा खड़ा किया जाए। इसकी अगुवाई राष्ट्रीय परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव कर रहे हैं। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के नीति निर्देशक विश्वात्मा भी उनके साथ हैं। तीसरे मोर्चे के गठबंधन की जो कवायद है वो 3 सितंबर को शुरू होगी, क्योंकि 3 सितंबर को लखनऊ के रविंद्रालय में इन लोगों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया है, सम्मेलन बुलाया है। हालांकि अभी ये लोग कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य सामाजिक है, लेकिन निश्चित तौर पर इसका भविष्य सियासी है। गठबंधन बनाने जुटे लोगों का कहना है कि प्रदेश में अन्य कई छोटे दलों के नेता इसमें भाग लेंगे। खास तौर से उन नेताओं को भी मंच दिया जाएगा जो किसी न किसी रूप में एनडीए और इंडिया दोनों से अलग चल रहे हैं। इस सम्मेलन के संयोजक विश्वात्मा बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनाधिकार को लेकर कोई भी पार्टी बात नहीं करती। कोई संविधान का डर दिखा रहा है, कोई अगड़े पिछड़े के रूप में समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश के करीब 2 दर्जन से ज़्यादा दल उनके संपर्क में है, ये उनका दावा है। इस टीम में जो ये सम्मेलन हो रहा है और जो तीसरे धड़े की बात जो हो रही है, इस टीम में डीपी यादव, राम कुमार यादव, पूर्व विधायक शिव प्रसाद यादव जैसे लोगों के नाम लिए जा रहे हैं। 3 सितंबर को जो कार्यक्रम होगा उसका नाम तीसरा मोर्चा विमर्श रखा गया है। इसमें डीपी यादव, विश्वात्मा के अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह, उन्नाव के जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल शामिल होंगे और अपना संबोधन देंगे। ये राजनीति से जुड़ी एक खबर, जिसमें पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री डीपी यादव तीसरे मोर्चे के गठन की फिर से कवायद कर रहे हैं। दूसरी खबर भारतीय कुश्ती संघ से जुड़ी हुई है, जो निराश करती है। विश्व कुश्ती संघ ने भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता खत्म कर दी है। भारतीय कुश्ती संघ द्वारा चुनाव समय से नहीं कराए जाने पर यह कार्रवाई हुई है। इसकी वजह से आगामी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के पहलवान अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ नहीं खेल पाएंगे। भारतीय पहलवानों को 16 सितंबर से शुरू होने वाली ओलंपिक क्वालिफाइंग विश्व चैंपियनशिप में न्यूट्रल एथलीट के रूप में भाग लेना होगा। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह का कार्यकाल काफ़ी पहले समाप्त हो चुका है। इसके बाद कुश्ती संघ ने चुनाव कराने के कई प्रयास किए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चुनाव की तारीखें तय की, लेकिन अलग अलग हाई कोर्ट, अलग अलग राज्यों के कुश्ती संघों की याचिका के आधार पर चुनाव में रोक लगती रही और समय से चुनाव नहीं हो पाए। विश्व कुश्ती संघ ने पहले ही कह दिया था कि अगर समय से भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव नहीं हुए तो सदस्यता खतरे में पड़ सकती है, और अब वही हो गया है। कुश्ती संघ की सदस्यता समाप्त हो गई है। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है। यहाँ कई भवन एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढह गए। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर चल रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी वहाँ पर बारिश के अलर्ट जारी हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में 8 भवन एक के बाद एक गिर गए। हालांकि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। एक सप्ताह पहले ही नए बस स्टैंड के पास बने करीब 4 भवन और उनके पीछे के 4 रिहायशी मकानों में दरार आ गई थी। तब प्रशासन ने इन्हें
सुरक्षित घोषित कर दिया था और समय से खाली करा लिया था। आज सुबह करीब 9:30 बजे ये सभी भवन एक के बाद एक गिर गए। ताश के पत्तों की तरह लोगों ने इसे ढहते हुए देखा है। 2 भवनों में 2 बैंक शाखाएं SBI और कांगड़ा बैंक की थीं। करीब 50 दुकानें भी इसमें बनी हुई थीं। सभी लोग सुरक्षित बताए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार भी प्रदेश की महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा देंगे। सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त यात्रा का उपहार मिलेगा ताकि वो आसानी से अपने भाइयों के पास जा सकें। इस बार रक्षाबंधन का मुहूर्त 30 और 31 अगस्त को है। ऐसे में महिलाओं को एक दिन की मुफ्त यात्रा मिलने की बात थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि दोनों दिन महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। रक्षाबंधन पर रोडवेज की सभी बसों में 1 से लेकर 2 दिन तक महिलाएं मुफ्त यात्रा करेंगी। वर्ष 2017-18 में 11 लाख से अधिक महिलाओं ने रक्षाबंधन पर बसों का सहारा लिया था, बसों में यात्रा की थी। पिछले साल ये संख्या 22 लाख तक पहुंच गई थी। यह रक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा की अब तक की सबसे अधिक संख्या है। रोडवेज विभाग और सरकार ने 2017 से 2022 के बीच रक्षाबंधन पर मुफ्त यात्रा पर 54 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 14 शहरों में सिटी बसों में भी निःशुल्क यात्रा का लाभ महिलाओं को रक्षाबंधन पर मिलेगा। इनमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, वृंदावन, शाहजहांपुर, झांसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, अलीगढ़ और बरेली हैं। इसके अलावा CNG और इलेक्ट्रिक बसों में भी महिलाओं को निःशुल्क सफ़र का उपहार दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि बुधवार 23 अगस्त को भारतीय संगठन इसरो ने इतिहास रच दिया था। इसरो ने मून मिशन की चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई। लेकिन 3 ऐसे अभियान हैं जिन्हें याद करना चाहिए, जिनसे इसरो की साख बढ़ी है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, मान सम्मान बढ़ा है। चंद्रयान 1 भारत का पहला चांद का मिशन था। 22 अक्टूबर 2008 को 2 साल के नियोजित मिशन जीवन के साथ इसे लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा करने के साथ ही रासायनिक, खनिज विज्ञान, फोटोग्राफिक मानचित्रण किया था। चंद्रयान 1 ने उसी साल 8 नवंबर को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। 2009 में प्रमुख मिशन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अंतरिक्ष यान चंद्रमा से 200 किलोमीटर दूर कक्षा में स्थानांतरित हो गया था। हालांकि 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 से संपर्क टूट गया था। इसके बाद मंगलयान की बात आती है। मंगलयान या मार्स ऑर्बिट मिशन मंगल ग्रह पर भारत का पहला मिशन था। इसरो ने 5 नवंबर 2013 को अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। 23 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक ये मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था। 24 सितंबर 2014 को मंगल तक पहुंचने के साथ ही भारत विश्व में अपने प्रथम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश बना था। सोवियत रूस, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद भारत दुनिया का चौथा देश ऐसा काम करने वाला बन गया है। चांद को एक बार फिर देखने के लिए, वहां पहुंचने के लिए चंद्रयान 1 से संपर्क टूटने के 10 साल बाद चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये इसरो के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती वाला मिशन था, क्योंकि चंद्रयान 2 के लैंडर को चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की उत्पत्ति, विकास को समझने से संबंधित था। इस मिशन में चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर एक रोवर उतारना था, लेकिन दुर्भाग्यवश 7 सितंबर 2019 को अंतिम अवतरण के समय लैंडर विक्रम का जमीनी नियंत्रण से संपर्क टूट गया, यानी कि इसरो का संपर्क उनसे टूट गया। ये मिशन फेल हो गया, लेकिन इसरो और भारतीय वैज्ञानिकों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने चांद पर 23 अगस्त को एक बार फिर इतिहास रचा। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग हो गई। चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। इस मिशन पर तकरीबन 600 करोड़ रुपए खर्च आया है। लैंडिंग प्रक्रिया के अंतिम 20 मिनट को इसरो ने भयभीत करने वाला बताया था। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास की तमाम खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट, और विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ
शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।